नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। एक नए हफ्ते की शुरुआत। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड ठीक-ठाक, बेहतर गुज़रा होगा। और हम हाज़िर हैं एक बार फिर से सुबह के उस वक़्त पे ताकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सार को आप लोगों तक पहुँचा सकें। ख़ास करके दुनिया भर की नज़रें बनी हुई हैं इस वक़्त वेस्ट एशिया में कि ईरान-यूएस युद्ध में आखिर क्या होगा? उसमें क्या कुछ चल रहा है वो तो हम आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान के अंदर हो रहे इस वक़्त कुछ बदलाव की, क्योंकि वहाँ से बड़ी खबर जो आ रही है, जिस तरीके से मुश्तबा खामनेई का एक नया वीडियो जारी किया गया है। हालाँकि इन वीडियोज़ को जब जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए स्वतंत्र रूप से तय कर पाना मुश्किल होता है कि ये नया वीडियो है, पुराना वीडियो है, कहाँ शूट किया गया है। मुश्तबा खामनेई को लेकर अभी भी तमाम अटकलें तेज़ हैं कि वो आखिर है कहाँ? क्योंकि अयातोल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल सेरेमनी में भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई अपीयरेंस नहीं किया था। लेकिन मुश्तबा खामनेई ने यहाँ पर कुछ अहम नियुक्तियाँ की हैं, अपॉइंटमेंट्स किए हैं। जो ये दिखाता है कि ईरान किस राह इस वक़्त जा रहा है, ईरान की सोच क्या है इस युद्ध को लेकर। जो सबसे अहम इस वक़्त नियुक्ति है, आप राष्ट्रपति पेज़ेश्कियां के साथ में जो हरे यूनिफ़ॉर्म में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये दरअसल ईरान के नए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अब मुश्तबा खामनेई के नुमाइंदे हैं। तो ये हैं आपके मोहसिन रज़ाई। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो मुल्क के तमाम सुरक्षा के मुद्दों पर निर्णय लेती है, तो ये मुश्तबा खामनेई के नुमाइंदे होने के नाते अब उसके चीफ हैं। और दूसरी नियुक्ति उन्होंने की है मोहम्मद बाकिर ज़ुल्गादार को, जो उनके राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं। लेकिन रज़ाई की अपॉइंटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये 71 साल के हैं, ये पूर्व आईआरजीसी के कमांडर रह चुके हैं और वो कमान उन्होंने 16 साल तक सँभाली हुई थी। जिसमें कि जब ईरान-इराक का जो युद्ध हुआ था 80 के दशक में और उसमें ये कहा गया कि भई ये सेक्रेड डिफेंस है ईरान का। तो रज़ाई उस वक़्त भी लीड कर चुके थे ईरान को। ईरान की एक एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल है, उसके भी वो जो है मुखिया रह चुके हैं। और ये डिसर्नमेंट काउंसिल बेसिकली जो ईरान की संसद है और जो गार्डियन काउंसिल है, जिसके जो थियोलॉजी और पॉलिटिक्स की जो हम डिवीजन देखते हैं और उसमें जो भी अगर कोई विवाद हो, कोई मतभेद हो, तो उसको सुलझाने की ज़िम्मेदारी इस डिसर्नमेंट काउंसिल की होती है, जिसके मुखिया भी ये रह चुके हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि रज़ाई ये लगातार कहते रहे हैं कि ईरान का जो सामरिक नियंत्रण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, वो अब हर हाल में बना रहना चाहिए। और उन्होंने इनफैक्ट जुलाई में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भई ये जो ईरान का वाटरवेज है, इसको नियंत्रित करना दर्जनों एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं उन्होंने पिछले हफ्ते ही अमेरिका को बहुत गंभीर चेतावनी दी थी कि अमेरिका को भारी कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत लोगों की जान जाएगी अमेरिकी सेना में, अगर नाकेबंदी जारी रही ईरानियन बंदरगाहों की। तो ये दर्शाता है कि ईरान अब लगातार जो है नेगोशिएशंस में अपना वक्त जाया नहीं करने वाला है और इसी बाबत बयान दिए भी जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तेहरान जो है वो वॉशिंगटन के साथ इस वक्त निगोशिएट नहीं कर रहा है और निगोशिएशंस तभी होंगे जब जो 14 पॉइंट की एक अग्रीमेंट हुई थी शांति एक समझौते को लेकर, जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया था, पाकिस्तान उसमें गारंटर है। जब उस अकॉर्ड को लागू किया जाए और ईरान को रेपरेशंस दिए जाएं, उसको हुए तमाम युद्ध के दौरान नुकसान के लिए जो उसके तमाम सिविलियन ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्ब किया गया है और ये एमओयू का एक हिस्सा भी था। तो इस बात को जो है सैयद अब्बास अरागची ने पूरे जोर तरीके से उन्होंने कहा है। आपको सुनाते हैं थोड़ा-सा वो अंश जहाँ सैयद अब्बास अरागची ये बात कह रहे हैं।
موضوع مشخصی به حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله تبادل پیام از طریق واسطه ها هست، این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اونچه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. در مورد آخرین مذاکرات بین ایران و عمان آخرین خبرها رو می‌خوایم. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مراحل پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه ها منتقل شد. پس کارکرد این توافق با عمان چیه؟ तो एक बार जो आप फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो बात कही है सैयद अब्बास आरागची ने, ये जरूरी बात है जहां वो कह रहे हैं कि we do not currently have negotiations with the United States. What is happening is an exchange of messages through intermediaries, not negotiations. कि हम महज जो है सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं इंटरलोक्यूटर्स इंटरमीडिएट्स के जरिए, लेकिन हम इस वक्त negotiations में नहीं हैं. As long as the United States does not stop its violations of the memorandum, there is no possibility of resuming negotiations. ये बात कही है सैयद अब्बास आरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं. तो यहाँ आपको बता दें कि देखिए वैसे ये बहुत अनयूजुअल बात नहीं है. आमतौर पर जब इस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं और जो लोग ईरान के नेगोशिएशन स्टाइल को जानते हैं वो भी ये जानते हैं कि ईरान भी एन वक्त पर आकर काफी ज्यादा एस्केलेट करता है अपनी पोजीशंस को. डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेते हैं, क्योंकि ईरान भी हार्ड नेगोशिएटर है और ईरान ने ऐसे भी जो है अपनी ताकत, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मारक क्षमता पूरी दुनिया को दिखा दी है. अमेरिकी बेसिस को भयंकर नुकसान पहुंचाकर खाड़ी क्षेत्र में, और साथ ही साथ अमेरिकी सेना को जो नुकसान हुआ है, उनके इंटरसेप्टर्स को, उनके मिसाइल्स को जितना भारी भरकम नुकसान हुआ है, वो एम्यूनिशन की कमी से अलग जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप. तो ईरान ने इसीलिए जो है ये पोजीशंस लिए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई जब तक अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता हम लोग निगोशिएट नहीं करेंगे. लेकिन ये जरूर है कि ओमान के साथ बातचीत जारी है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कि उसका आखिर क्या स्वरूप हो, जहां तक उसके नियंत्रण का सवाल है. देखिए अब्बास आरागची ने एक और बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नॉट अलाउ दिस स्पिल्ड ब्लड टू बी फॉरगॉटन और ओवरलुक्ड. जो अयातोल्ला अली खामनेई की किलिंग हुई, असैसिनेशन हुई, दूसरे नेताओं की अली लारीजानी जैसे दूसरे कमांडर्स की मौत हुई, वी डू नॉट फॉरगेट एंड वी डू नॉट फॉरगिव. This blood will boil and will make the tree of justice seeking stronger every day. Once more blood triumphed over the sword. इब्राहिम जुल्फागिरी जो कि IRGC के कमांडर हैं, स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने भी कहा है कि as we have previously announced and practically demonstrated, we will target the source of any aggression against our territory and national sovereignty. कि हमारी संप्रभुता के खिलाफ आप अगर हमले करेंगे तो हम उस पर जरूर जो है आपको जवाबी कार्रवाई करेंगे. और उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन पर्टिकुलर यूएई, क्योंकि उसको तो उन्होंने दुश्मन देश का जो है एक श्रेणी दे ही दिया है, कि अगर यूएई के जमीन से आक्रामक हमले होते हैं ईरान के जो आइलैंड्स हैं, खास करके अबू मूसा और ग्रेटर तुन पर्शियन गल्फ में, तो यूएई को हम बर्बाद कर देंगे. तो इस तरह की जो बड़ी हुई धमकियां हैं वो दोनों ओर से चल रही हैं. उधर इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ सीमाई निगोशिएशंस कर रहे हैं तेहरान के साथ में, पूरी बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सेमी निगोशिएटिंग कर रहे हैं. जिस बात का जिक्र अब्बास आरागची भी नहीं किया कि हम मैसेजेस एक्सचेंज जरूर कर रहे हैं लेकिन निगोशिएट नहीं कर रहे हैं. देखिए इन सब के बीच में जो एक और यहाँ पर पेंच आ गया है वो ये है, और जिसकी हमको उम्मीद भी थी, अगर ये नहीं आता तो और ज्यादा सरप्राइजिंग होता,
क्योंकि एक आपको याद है कि अमेरिका ने एक डील अनाउंस किया कि हमने गाजा पर एक शांति डील की है, जिसको हमास ने मंजूर कर लिया है, जिसके तहत हमास खुद को डिसआर्म कर देगा, गाजा से अपना नियंत्रण छोड़ देगा, बदले में हम उसको कुछ हम गाजा में जो है डेवलपमेंट करेंगे। अब नेतन्याहू ने इसको रिजेक्ट कर दिया है काफी दिनों बाद। इसकी अटकलें तेज थी कि किसी हालत में जो है नेतन्याहू इस पर अग्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक तो नेतन्याहू के लिए आने वाले दिनों में जो है चुनावों का सामना करना है इजराइल में। इजराइल के अंदर उनसे एक से बढ़कर एक ज्यादा फार राइट लीडर्स बैठे हुए हैं, कैंट्स हो, बेन गवीर हो, तमाम ऐसे लोग हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि ये डील हमें मंजूर नहीं है। उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों को मैं सुना देती हूँ। בוודאי שמתם לב לעובדה מעניינת. איראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. עד כה היא לא תקפה, יכול להיות שתתקוף, אבל למה עברו שבועות ארוכים והיא לא תוקפת אותנו? משום שהיא יודעת איזה מכה עצימה אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה זאת. אני אומר את זה כי לאחרונה, בשתי היממות האחרונות, אנחנו מוצפים בגל שמועות על חולשה ישראלית ונסיגות ישראליות בכל החזיתות. הדבר הכי משעשע שההתקפות הללו וההתקפות הללו באות מאנשים שהטיפו לסגת מכל רצועת עזה, לא להיכנס בכלל ללבנון ולא להכות באיראן. אז אני מבקש לעבור איתכם בקצרה, חזית. קודם כל איראן. אני מאוד מעריך את הנשיא טראמפ. הוא גדול ידידינו בבית הלבן. אני מאוד מעריך את השותפות ההיסטורית עם ארצות הברית נגד הניסיונות של איראן להתחמש בנשק גרעיני. ואני רוצה להדגיש שוב, עם הסכם או בלי הסכם, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כי הקיום של המדינה... देखिए, तमाम बातें जो हैं नेतन्याहू ने कही हैं इस डील को रिजेक्ट करते हुए। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कसीदे भी पढ़ रहे हैं कि वो ग्रेट फ्रेंड हैं और उनके साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ नेतन्याहू ने जिस तरीके से रिजेक्ट किया है, उससे फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि ये एक और कंटेंशियस मुद्दा आ गया, बातचीत क्या हो नहीं पाएगी। हमारी जो सेंस है उसके बारे में आपको हम बताते हैं अंत में, लेकिन आपको बता दें कि इन सब हालात के बीच में तेल की कीमतें रह रहकर जो हैं वो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान की क्रूड एक्सपोर्ट पाइपलाइन में भी यही माना जा रहा है कि इस वक्त हॉल्ट लग गया है। वहां पे ईरानियन ऑयल ज्यादा नहीं निकल पा रहा है, और जो खार्ग आइलैंड में खास करके उसकी जो ऑयल क्रूड एक्सपोर्ट पाइपलाइन है, जो सबसे बड़ा उसका एक्सपोर्ट टर्मिनल है, उसमें अमेरिकी सेना ने सबसे ज्यादा ब्लॉकेड करके रखा हुआ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार खार्ग आइलैंड का जिक्र करते हैं, उनको पता है कि इसकी अहमियत क्या है। खार्ग आइलैंड पर अगर रोक लगा दी तो उनका यही कहना है कि ईरान जो है अगर तेल नहीं निर्यात कर पाएगा तो ईरान पर आर्थिक दबाव कहीं ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सेमी निगोशिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर लेंगे कि उन पर जो हम आर्थिक दबाव लगा रहे हैं, वापस से उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसका असर होना शुरू हो उनकी अर्थव्यवस्था पर, तो अंदर खाने जो हैं वो कमजोर होंगे। ये है आर्ग्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप जो दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड प्राइस का जहां तक सवाल है, देखिए वो 91 सेंट्स से लेकर मतलब 1.09% तक की बढ़ोतरी उसमें देखने मिली है। वो इस वक्त लगभग $85 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है। और ईरान और ओमान के बीच में बातचीत फेल नहीं हुई है, वो बातचीत अभी तक जारी है हॉर्मुज को लेकर। लेकिन तेहरान बार बार कह रहा है कि फाइनल डील के पहले अमेरिका को हमारी बहुत सारी शर्तों को मंजूर करना होगा। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन यही है कि ईरान हड़बड़ाहट में नहीं है किसी डील करने के लिए, और ईरान को लगता है कि उनके पास वक्त है, वो हड़बड़ी में कोई डील नहीं करने वाले हैं। और खास करके अब जो नियुक्तियां हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और मोहसिन रजाई के आने से एक और ज्यादा कट्टर पोजीशन तो ली जाएगी। और ये अनयूजुअल नहीं है, जैसा हमने कहा निगोशिएशंस में ऐसा होता है काफी दफा
कि जब आप एक डील के लगभग लगभग नजदीक पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर कोई एक पक्ष अपनी शर्तों को और ज्यादा कट्टर कर देता है, कुछ और नए शर्त लेकर आ जाता है। और चूंकि एक तो अमेरिका है दुनिया का सुपर पावर मुल्क, दूसरा ईरान जो आज इस क्षेत्र में एक रीजनल पावर के तौर पर उभरा है और जिसकी नजर बनी हुई है वैसे वो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस डील पर भी, जिसको मक्का डील कहा जा रहा है, उस पर हमने ब्लॉग किया था, वो आप हमारे सेक्शंस में देख सकते हैं। तो ईरान को लग रहा है कि अब हमको देखना होगा कि ये जो 3 देश एक साथ आए हैं, क्या ये सही में एक सुन्नी नेटो अलायंस है ईरान को घेरने के लिए, या ग्रेटर इजराइल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए तीनों साथ आए हैं, जिससे कि ईरान को फायदा हो सकता है आगे चलकर। और अगर इस्लामिक ब्रदरहुड की बात की जाती है तो ईरान भी क्या इसको जो ज्वाइन कर सकता है इस अलायंस को। और दोनों तरफ से ही जो है इसीलिए ज्यादा हॉकिश डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो एक असेसमेंट की जा रही है कि अगले 3 से 4 हफ्ते क्रूशल हैं और इस दौरान फाइनली एक हॉर्मूज को लेकर बात जरूर बनेगी। कि आज अगर हम 10 अगस्त की बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले हफ्ते तक आखिरकार एक हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर बात जरूर बनेगी दोनों पक्षों के बीच में। भले ही इस दौरान हम देखेंगे कि एक और राउंड की एस्केलेशन हो जिसमें इजराइल भी हमले करे गाजा में, लेबनान में, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच में भी जो है एक बार बीच में हमने जैसा 2 हफ्ते का देखा सेंटकॉम और आईआरजीसी के बीच में एस्केलेशन, वो एक बार फिर से देखने को मिले। लेकिन यही आकलन है कि अगले 1 महीने के अंदर में हम हॉर्मूज पर एक कोई ना कोई जो है फैसला होता हुआ देखेंगे। तो बहरहाल यही कुछ अपडेट्स आप लोगों को देनी थी। आपका सोमवार अच्छा गुजरे, फ्रूटफुल रहे, दफ्तरों में जा रहे हैं तो सेफ ड्राइव करें। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।